हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में समझते हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको जानेंगे। क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं आसान वाला, जो कुछ इस प्रकार है। क्या है? A+B=C। यानी कि जहाँ पर हमारा A और B क्या हो सकता है? A और B हो सकता है एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड। क्या हो सकता है? एलिमेंट या फिर कंपाउंड। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब कोई दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके यानी कि क्रिया करके एक नया, जो पुराना है वो वाला नहीं बनेगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? नया कंपाउंड बनाएगा। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया इसी प्रकार के नहीं हो सकता है, बल्कि अलग भी हो सकता है। जैसे कि कहीं कहीं पे आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है कि A रासायनिक अभिक्रिया करके B+C बना रहा है, या फिर A+B रासायनिक अभिक्रिया करके C+D बना रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, डेफिनेशन आप किताब से लिख सकते हैं, हम आपको समझा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग एक चीज़ ले, क्या कि हम लोग का हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो देखिए, हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। क्या है? तत्व, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके बाद हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड सबको समझेंगे, लेकिन पहले आप केमिकल रिएक्शन को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी चीज़ को समझेंगे। देखिए, ये दो तत्व मिलके एक कंपाउंड बना रहा है। क्या बना रहा है? कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और वो कंपाउंड क्या बना रहा है? जल बना रहा है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग है एवं नया है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद देखिए, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लों को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा आपस में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर। क्या प्राप्त होगा? वाटर, यानी कि H2O। अब देखिए, ये तो हो गया हम लोग का केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन बनाने से पहले आपको एलिमेंट के बारे में जानना होगा। किसके बारे में? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो कि कक्षा 9 में आपको पढ़ाया जाता है। किस में पढ़ाया जाता है? कक्षा 9 में। लेकिन हम आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में इसी वीडियो में बता देंगे, कृपया आप बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। देखिए, तत्व हम लोग उसे कहेंगे जो क्या पोजेस करेगा? कंटेंट ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम। एलिमेंट किसे कहेंगे? जो सिर्फ एक प्रकार के एटम रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? H2 लिख सकते हैं, यानी कि H और H। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो क्या इसमें एक ही प्रकार के एटम है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। जैसे हो गया ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन, जिसे O2 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें भी दो एटम मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा? ऑक्सीजन का ही मिलेगा। मतलब इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा।
एलिमेंट हम लोग किसे कहेंगे जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटम कंटेंट करेगा। क्या करेगा? कंटेंट ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। तो बच्चों ये ऑक्सीजन का हो गया। उसी प्रकार बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। कक्षा 10 में आपको लगभग पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 30 जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आपको याद रखना होगा उसके परमाणु संख्या के साथ। किसके साथ? परमाणु संख्या के साथ आपको पहला 30 तत्व तथा उसके जो संकेत होते हैं एवं उसके परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा। तभी आप जितने सारा ये केमिकल रिएक्शन होगा उसका बैलेंस कैसे किया जाए, उसको इक्वेशन में कैसे लिखा जाए, तभी आप बना सकते हैं। एक चीज़ जानने वाली बात इसमें यह है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल एलिमेंट कितना है? टोटल एलिमेंट है 118। लेकिन आपको कक्षा 10 के लिए यानी कि क्लास 10 के लिए आपको फर्स्ट 30 याद रखना पड़ेगा और उसके बाद कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रहता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। सम इम्पोर्टेंस मोर ये याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों अभी हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपाउंड के बारे में। देखिए इससे पहले हम लोग क्या जाने? इससे पहले हम लोग एलिमेंट के बारे में जाने। किसके बारे में जाने? एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या करते हैं? एक ही प्रकार के एटम कंटेंट करते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन हुआ तो उसमें हाइड्रोजन के एटम ही होगा, ऑक्सीजन हुआ तो उसमें ऑक्सीजन का एटम ही होगा। अब देखिए कंपाउंड किसे कहेंगे? कंपाउंड हम लोग कहेंगे which contain 2 or more kinds of atom। आप बोलिएगा सर आप इंग्लिश में लिखा रहे हैं। देखिए हम आपको समझाना चाहते हैं, आप लिख तो किताब देख देख के आराम से लिख सकते हैं। देखिए कंपाउंड किसे कहेंगे? जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम पाया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग अभी लिए थे जल। क्या लिए थे? जल। जल का रासायनिक फार्मूला होता है H2O। हम आपको यह भी बताएंगे कि जल का रासायनिक फार्मूला H2O कैसे होता है और उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब उसे बनाया कैसे जाता है, उसे फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। आप बने रहिए। अब देखिए जब हम लोग जल को देखते हैं, जल का रासायनिक फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। उसमें कौन कौन सा एटम है? तो आप ध्यान से जब देखिएगा तो उसमें 2 प्रकार के एटम मिल जाएंगे आपको। कितने प्रकार के एटम मिलेगा? 2 प्रकार के एटम मिलेगा। क्या क्या? एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा ऑक्सीजन। ये किसका एटम है? ये है हाइड्रोजन का एटम, ये है ऑक्सीजन का एटम। इसी प्रकार यौगिक का यानी कि कंपाउंड का बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा, जैसे कि NaCl जिसमें सोडियम और क्लोरीन का एटम मिलेगा, और भी बहुत सारा है। तो हम लोग कंपाउंड किसे कहेंगे? which contain 2 or more kind of atom। एटम मतलब परमाणु। देखिए इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? यौगिक कह रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, हाउ टू फॉर्मुलेट कंपाउंड्स। मतलब ये जो कंपाउंड आ रहा है हम लोग का NaCl, H2O मतलब जल, NaCl मतलब क्या होता है? नमक। क्या होता है? नमक। तो इसे फॉर्मुलेट कैसे किया गया है और किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं नमक के बदले HCl, या फिर बहुत सारा कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कहीं पे बोला जाए, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए। किसका फॉर्मूला लिखिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए। तो आप कैसे लिख सकते हैं बिना जाने कि इसका NaOH होगा? अगर जान भी लेते हैं कि सोडियम को Na इसका संकेत है और हाइड्रोजन का H है और ऑक्साइड को O लिखा जाता है, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि इसको NaOH ही लिखे, Na2OH काहे नहीं लिखे, या फिर NaOH का होल 2 काहे नहीं लिखे? ये जानने के लिए आपको सबसे पहले
हम जो आपको बताएं पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आप हो सकते तो याद कर लीजिए किसके साथ, परमाणु संख्या के साथ, यानी कि एटॉमिक नंबर के साथ याद कीजिए, और उसका संयोजकता आपको निकालने आना चाहिए। संयोजकता यानी कि क्या कहते हैं उसको, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वो भी आपको आना चाहिए। आपको हम कुछ तत्व का नाम लिख दे रहे हैं परमाणु संख्या के साथ। ये हो गया परमाणु संख्या 1, जिसे हाइड्रोजन, और उसके किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, जो अंग्रेजी में पहला लेटर होता है उसके द्वारा डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, जिसे He लिखा जाता है। उसी प्रकार बहुत सारा आएगा, जैसे हम एक गोल लेते हैं 8 का, जो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, उसे O द्वारा डिनोट किया जाता है। ये तो हो गया हम लोग का नोटेशन। क्या हो गया नोटेशन, मतलब कि जब हम लोग जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बदले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इस नोटेशन का यूज करके लिखेंगे, इस नोटेशन का यूज करके लिखेंगे। तो अब देखिए इसका वैलेंसी कैसे निकाला जाए, क्या हाइड्रोजन का वैलेंसी या फिर ऑक्सीजन का वैलेंसी कैसे निकाला जाए। तो वैलेंसी निकालने के लिए वैलेंसी निकालने के लिए एक रूल आपको पढ़ाया जाता है, ऑक्टेट रूल बोल के। क्या, ऑक्टेट रूल। इसके अनुसार आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को 288 वाले रूल में कन्फिगरेट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कन्फिगरेशन। क्या कहते हैं, कन्फिगरेशन। स्पेलिंग बहुत बड़ा होगा इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग कैसे इस तत्व का जो परमाणु संख्या है, मतलब कि इस एलिमेंट का जो परमाणु एटॉमिक नंबर है, उसको कैसे वैलेंसी में परिवर्तन कर सकते हैं या उसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए मान लीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन जिसे O द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसको अगर ऑक्टेट रूल में तोड़ा जाए, किसमें, ऑक्टेट रूल में, तो ये होगा 2 और 6। देखिए ऑक्टेट रूल कितना होता है, 288। ऑक्टेट रूल कहता क्या है, मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 1 होता है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहे तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है हमारा, कि आप जो पहला वाला सेल लेंगे, इसका क्या पहला वाला सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2, मतलब 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। आप 1 ले सकते हैं, चाहे तो जब जैसे आप हीलियम का लीजिएगा तो यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। जब आप लिथियम के लीजिएगा, जब 3 आ जाएगा तो आप यहाँ पे 3 नहीं ले सकते। आपका पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसके बाद वाला जो सेल आता है सेकेंड सेल, उसमें आप 1 से लेके 8 तक कितनों भी, लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कितना लिए, 1 लिए, तो 2 और 1 मिलके हमारा ये एटॉमिक नंबर आना चाहिए। उसी प्रकार जब हम लोग ऑक्सीजन का O होता है, O द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसका परमाणु संख्या होता है 8। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहला सेल में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर दूसरा सेल में 8 में से 2 अगर चला जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये हो गया हमारा आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वैलेंसी कैसे निकाला जाए। वैलेंसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, संयोजकता। जब तक आप संयोजकता नहीं जानेंगे, देखिए हम आपको क्रम में बता रहे हैं कि आपको क्या क्या जानना पड़ेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा हमारा पीरियोडिक
टेबल जिसमें कितना होता है 118 एलिमेंट होता है, लेकिन हम आपको पीरियोडिक टेबल जानने बोल रहे हैं सिर्फ कितना तक, 1 से 30 तक, और कुछ इम्पोर्टेंट होगा वह सब वो आपको हम बता देंगे, आने वाले वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट होता है। हो गया। फिर आपको दूसरा जानना होगा, इस सभी 1 से 30 तक जो एलिमेंट्स होगा, क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, इसका एटॉमिक नंबर, इसका वैलेंसी कैसे निकाला जाए, क्या वैलेंसी कैसे निकाला जाए। जब आप ये दोनों चीज़ निकालने जान जाइएगा तब आप केमिकल कंपाउंड जानना होगा, केमिकल कंपाउंड को फॉर्मूलेट कैसे किया जाता है। कंपाउंड एलिमेंट तो आप जान चुके हैं, लेकिन आपको उसको फॉर्मूलेट करना आना चाहिए कि अगर हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला गया है कहीं पे तो उसका फॉर्मूला होता है HCl। ये चीज़ जानना होगा। आपको लग रहा है कि हम याद कर लिए हैं और याद से लिख दे रहे हैं, लेकिन हम आपको फॉर्मूला के तौर पे बताएंगे कि हम HCl किस प्रकार से लिख रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्लों के बदले HCl किस प्रकार लिख रहे हैं ये भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं वैलेंसी। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वैलेंसी कैसे निकाला जाए। तो देखिए, जैसे हम लोग अभी ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालना जानेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। हो गया। अब देखिए इसका वैलेंसी यानी कि संयोजकता कैसे निकाला जाए। तो संयोजकता निकालने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आप 1 से 8 तक जितना सारा संख्या होता है सभी को लिख लीजिए। यही सारा संख्या होता है, 1 से 8 तक होता है। अब देखिए, अगर आपका आउटर सेल में, ये हो गया इनर सेल, ये हो गया आउटर सेल, मतलब ये अंदर वाला, ये बाहर वाला। अगर आपका बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से अधिक आए, क्या 4, अगर 1 से 4 तक आए, 1 2 3 4 कुछ भी आए, तो वो हो जाएगा आपका वैलेंसी। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का आउटर सेल, देखिए इसमें एक ही सेल है, तो एक ही सेल में जो सेल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आउटर सेल कहेंगे। तो उस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्या ये 1 से 4 के बीच है, तो आप बोलेगा हाँ है, तो इसका वैलेंसी 1 ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसका वैलेंसी 2। कहीं पर अगर आउटर सेल में मान लीजिए, कहीं पर मान लीजिए 5 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन किसका होता है, बोरन का कितना होता है, 5 होता है। तो इसको हम लोग 2 और 3 लिख सकते हैं। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 ही होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम लोग वैलेंसी 6 नहीं लिख सकते हैं, वैलेंसी 1 2 3 या फिर 4 ही होगा। क्या होगा, 1 2 3 या फिर 4 ही होगा। जब भी 4 से बड़ा हो जाएगा, 5 6 7 8, क्या 5 6 7 8 हो जाएगा, तो उसका वैलेंसी को 8 से घटा देना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करना पड़ेगा, 8 से घटा देना पड़ेगा। जैसे घटाइएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक चीज, अगर हमें यह जानना पड़ जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में इसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज ऑक्सीजन में होता है, पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला। तो अब देखिए, वो भी पता करने के लिए हमें वैलेंसी निकालने जानना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी हम लोग वैलेंसी बिना घटाए, मतलब 1 2 3 4 डायरेक्ट अगर आ जाए यहाँ पे आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अगर 8 से घटा के आए, जैसे कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 8 से 6 घटाए तब 2 आया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। क्या, नेगेटिवली चार्ज। अगर वैलेंसी 8 से घटा के आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन में क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। और कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, किसमें, ऑक्सीजन में। उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन का जैसे कि यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, H
प्लस एक आप नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि गणित में बहुत जगह पर एक नहीं लिखा जाता है, तो आप केमिस्ट्री में भी एक नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखने से भी ठीक रहेगा। हो गया बच्चों, वैलेंसी भी हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो केमिकल कंपाउंड है इसको फॉर्मूलेट कैसे किया जाता है, अभी मेन। अब देखेंगे अब हम लोग फॉर्मूलेशन देखेंगे कि उसको कैसे फॉर्मूलेट किया जाता है। देखिए कैसे फॉर्मूलेट किया जाता है, उसके लिए हम लोग एक इजी उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। जल, किससे स्टार्ट करते हैं? जल से। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जल बनता किससे किससे है। तो जल किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। किससे बनता है? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। अब एक चीज़ देखिए, वैलेंसी तो हम आपको बता दिए, लेकिन सब तो बता नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे याद कर सकते हैं। जितना हो सकता है आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, और जो जो नहीं निकलेगा, जैसे कि नीचे दिया गया है कुछ कंपाउंड का वैलेंसी, आप उसको याद कर लीजिए, तभी आपको फॉर्मूला सब बनाने में आसानी होगा। ये जो चार्ट है आपको कक्षा 9 की किताब में देखने को मिल जाएगा, आप उससे भी याद कर सकते हैं या फिर इससे भी स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जल कैसे बनता है। जल किससे किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है। अब देखिए, ये जो हम लोग का हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? H द्वारा। इसका परमाणु संख्या होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो आ गया 1। इसका वैलेंसी भी कितना होगा? 1 होगा। हो गया। उसी प्रकार जब आप ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन का होता है 8। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2 और 6। आपको ये चीज़, ये कौन सा नियम है? ये ऑक्टेट रूल है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, इसी से आप वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये तो 1 आ गया। क्या ये 4 से बड़ा है? तो आप बोलेगा हाँ है। जब भी 4 से बड़ा होगा तो उसको 8 से घटाना पड़ेगा। जब 8 से घटाइएगा तो इसका वैलेंसी कितना आ गया? 2। अब देखिए, ये यहाँ पे लिख लीजिए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? हम लोग का हाइड्रोजन है, इसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है वो आप बता रहे हैं आपको, और ऑक्सीजन है। फिर लिख लीजिए सिंबल, मतलब कि उसका चिन्ह क्या क्या है। इसका H है और इसका है O। फिर लिख लीजिए V, यानी कि वैलेंसी। इसका वैलेंसी कितना आया? 1 आया है। इसका वैलेंसी 2 आया है। इसके बाद देखिए जो हम लोग का फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है, वो किस प्रकार बनता है? ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन के वैलेंसी के साथ गुना करना पड़ता है, और ये जो ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोजन के वैलेंसी के साथ गुना करना पड़ता है। और जब गुना कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार लिखिएगा, HO हो गया, और ये जो 2 रहा ये हम नीचे लिखेंगे, H के नीचे लिखेंगे। और जैसे कि हम बताए कि एक लिखना नहीं होता है, तो एक को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो जल का फॉर्मूला हम लोग का क्या आ गया? H2O आ गया, H2O। उसी प्रकार अगर हम लोग को और एक आसान वाला चीज़ देखते हैं, क्या वाला चीज़ देखते हैं? आसान वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये बन किससे किससे रहा है। तो एक चीज़ तो हमें सब पता चल रहा है कि इसमें कार्बन है, और ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो इसमें कौन कौन सा 2 एलिमेंट यूज में आ रहा है हम लोग का? कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? C द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या होता है 6। कितना होता है? 6। अब देखिए जब 6 का आप क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 आएगा और 4 आएगा। अब देखिए इसमें कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी इसका वैलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया। और दूसरा है ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। इसको यानी 2 और 6 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं 2 और 6। यहाँ पे कितना है? उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 8 है। तो 8 को कुछ इस प्रकार तोड़ना पड़ेगा कि पहला में आप 2 तो लेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरा में उतना लेना पड़ेगा आपको कि हमारा जुड़ने पे टोटल 8 आ जाए। 6 और 2 8 आ गया, तो आप बोलेगा हाँ आ गया। उसी प्रकार 4 और 2 6 आ गया। अब देखिए इसका वैलेंसी 4 से अधिक है, यानी कि 8 से घटाना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 2 आ गया।
फिर से इसको फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हम लोग पहला वाला एलिमेंट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सिंबल लिखते हैं C और O, फिर उसका वैलेंसी लिखते हैं। इसका वैलेंसी कितना आ गया 4, इसका वैलेंसी 2। अब देखिए, अब एक समझने वाला चीज़ है, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, इसको इससे गुना कर देगा तो C2 और इसको इससे गुना कर देगा तो O4, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें दिखना पड़ेगा क्या इस दोनों में से कुछ कॉमन जा रहा है। कॉमन जो गणित में आप लोग करते हैं तो आप बोलेगा हाँ कॉमन जाएगा। कितना कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा। तो ये 2 कॉमन जाके 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब 2 को इस नीचे, मतलब O को इस नीचे वाला के साथ गुना कीजिए, ऊपर वाला हटा दीजिए और इसको इस नीचे वाले के साथ, यानी कि C1 को हम लोग लिखते नहीं और O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CO2। इसी प्रकार अब जितना सारा आपका सिलेबस में जितना सारा केमिकल कंपाउंड दिया गया है, आप सबका फार्मूला इसी सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर भी आप फंस रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आसान तरीक़ों से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग जितना सारा जो बेसिक्स चीज़ है इस चैप्टर को समझने के लिए सभी बता दिए कि हमारा कक्षा 10 के लिए कौन कौन सा एलिमेंट इम्पोर्टेंट होता है, कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड इम्पोर्टेंट होता है, केमिकल कंपाउंड को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, ऑक्टेट रूल बताए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताए। अब देखेंगे क्या हम लोग, अब देखेंगे हम लोग जो केमिकल क्या पढ़ रहे थे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। जैसे कि हम आपको बताए थे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, A+B, मतलब कि ये दोनों एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। क्या हो सकता है, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, मान लीजिए C बनाता है। लेकिन ये जो C होगा ये B और A से एकदम अलग होगा एवं नया होगा। इसका गुणधर्म इन दोनों के साथ मैच नहीं खाएगा। क्या होगा, न्यू कंपाउंड, मतलब कि नया उत्पाद। इसे क्या, देखिए जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो जो तीर चिन्ह के इस तरफ वाला जो एलिमेंट्स होगा उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट। और ये जो हम लोग का C आया इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के टाइप। तो सबसे पहला में आता है आपका, हम हिंदी में लिखा रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी की ज़्यादा ज़रूरत है, हम थोड़ा इंग्लिश कम लिखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला आता है वह आता है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं और समझा रहे हैं। देखिए क्या, जब कोई दो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब क्या होगा, एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। जैसे कि हम बताए एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब कोई दो रिएक्टेंट, क्या, कोई दो रिएक्टेंट आपस में क्रिया करके सिंगल कंपाउंड बनाएं, न्यू बनाएं लेकिन सिंगल बनाएं। क्या, सिंगल न्यू कंपाउंड बनाएं, किसके सहायता से, दो रिएक्टेंट के सहायता से, मतलब दोनों आपस में जुड़ के एक नया सिंगल न्यू कंपाउंड बनाए। तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम अभी आपको बताए हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए दो रिएक्टेंट था, ये हम लोग का क्या है, एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, कार्बन, ये भी एलिमेंट है। ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, नया कंपाउंड बना रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है हम लोग का, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर दूसरा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे आता है वियोजन। क्या आता है, वियोजन
अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया इस प्रकार होगा। मान लीजिए कहीं पर ए है, क्या है, ए है, ए टूट के, मतलब ए जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जा रहा है ए का, तो वह टूट के बी तथा सी का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? बी तथा सी का। लेकिन इसमें जो ये ए है ये गारंटीड है कि ये क्या होगा? कंपाउंड होगा। क्या होगा? कंपाउंड होगा। ये टूट के क्या बनाएगा? दो प्रोडक्ट बनाएगा, जो क्या हो सकता है? एलिमेंट्स हो सकता है दोनों, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसका उदाहरण के साथ समझते हैं, तभी आप समझ पाइएगा। मान लीजिए कि H2O है, H2O यानी कि जल। जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसका बाष्प होता है। आपको याद होगा क्या होता है? बाष्प होता है। और जब बाष्प होता है तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जित होना मिलता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। किस किस गैस का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो देखिए जल यानी कि ये एक सिंगल कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड है। जब ये टूट सिंगल कंपाउंड है, यह जब टूट रहा है तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। दो एलिमेंट में क्या हो रहा है? एलिमेंट में टूट रहा है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। बाद में आता है 3 नंबर में विस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए विस्थापन अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। मान लीजिए कहीं पे एक एलिमेंट है ए और दूसरा कंपाउंड है BX। क्या है? BX। अगर उसका रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए तो वह परिवर्तन हो जाता है AX प्लस B में। किस में? AX प्लस B। मतलब जो AX है ये किस में आ जाएगा? ये A में चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर है Zn प्लस HCl। ये B जो है ये मूल तत्व होगा। क्या होगा? यौगिक का मूल तत्व होगा। तो इसमें H भी मूल तत्व है। और अब देखिए Zn का Zn रह गया, लेकिन ये जो Cl है ये किस में चला जाएगा? Zn में चला जाएगा और Cl2 हो जाएगा, और ये H का H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। क्या? तो 4th नंबर पे आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। AX प्लस BY जो बनाता है। अब देखिए X और Y क्या है? ये कम अभिक्रियाशील मूल तत्व के साथ जो कम अभिक्रियाशील यौगिक बनाता है उसे क्या कहते हैं? ये X होता है वो, और ये Y होता है। जो बनाता है B नहीं बनाएगा, C नहीं बनाएगा, BX प्लस AY बनाएगा। मतलब ये इधर चला जाता है और ये X इधर चले जाता है। देखिए जो ये X A के साथ है वो किसके साथ चला जाएगा? B के साथ चला जाएगा। और ये जो B के साथ Y है वो किसके साथ चला जाएगा? A के साथ चला जाएगा। इस प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर HCl है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये जो OH है वो इसमें चला आएगा, और ये जो Na है एक ये Cl जो है ये Na के साथ चलाएगा। तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस एक H है और एक H जाके मिल गया 2HO। क्या बनाया? HCl यानी कि नमक, और H2O यानी कि जल। तो ये जो कम अभिक्रियाशील जो रहता है इस मूल तत्व के साथ, वो क्या होता है? वो अपना स्थान परिवर्तन करके अन्य तत्व के पास
अन्य मूल तत्व के पास चला जाता है और उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मुख्यतः आपको इस 4 प्रकार के ही केमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 में, लेकिन इसके बदले में और 3-4 केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उसको जानते हैं। क्या जानते हैं? मोर इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जामों में। सबसे पहला में आता है उपचयन। क्या आता है? उपचयन। उपचयन बेसिकली क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या, जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ हो। क्या हो? ऑक्सीजन जुड़े। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उसी प्रकार इसका उल्टा होता है एक अपचयन। क्या होता है? अपचयन। मतलब कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, क्या, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का घटाव हो। देखिए जैसे कि Cu के साथ यानी कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन क्या होगा, वहाँ से हट जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीजन हट जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का हर्ष होगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पे जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या है? वह है ऊष्मा छेपी। सॉरी गलत लिख दिए। 3 नंबर पे होता है ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। बेसिकली ऊष्मा छेपी का जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो। क्या हो? ऊष्मा का उत्सर्जन हो। मतलब कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा छेपी। और जो हम लोग उपचयन पढ़े, उपचयन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा। उपचयन का डेफिनेशन होगा कि ऑक्सीजन का जोड़ हो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का हर्ष हो। ऊष्मा छेपी जिसमें क्या हो? ऊष्मा का उत्सर्जन हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसके साथ क्या उत्सर्जित होते हैं? ऊष्मा उत्सर्जित होता है। अर्थात कि प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के साथ अगर ऊष्मा रहे तो उस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मा छेपी कहेंगे। फिर चौथे नंबर पे आता है ऊष्मा शोषी। क्या आता है? ऊष्मा शोषी, यानी कि जिसमें केमिकल रिएक्शन कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़े। किसकी आवश्यकता पड़े? अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़े। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब N2O2 को ऊष्मा दे के अभिक्रिया कराते हैं तो हमें NO प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? NO प्राप्त होता है। तो बच्चों अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उससे जुड़े तत्व जाने, कंपाउंड जाने, कंपाउंड को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है उसके लिए हम क्या जाने? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हमने वैलेंसी निकालना जाने। परमाणु संख्या जाने। परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे परिवर्तन किया जाता है उसके लिए ऑक्टेट रूल जाने। और क्या जाने? रासायनिक अभिक्रिया जितने सारा है उसके प्रकार जाने कि कैसे होता है और उसका उदाहरण जाने। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे? रासायनिक, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
देखिए केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। मान लीजिए कि हमें एक रासायनिक अभिक्रिया पता है। क्या पता है? एक रासायनिक अभिक्रिया कि जब हम सबसे आसान वाला उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। क्या हम लोग रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं कि जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें जल प्राप्त होता है। ये हो गया हम लोग का एक रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, मतलब अगर इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग सांकेतिक रूप में लिख दिए, किसमें? सांकेतिक रूप में, तो वो जो सांकेतिक रूप हुआ वह हो जाएगा क्या? हमारा रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब देखिए रासायनिक समीकरण तो आपको समझ में आ गया कि कहीं पर अगर इस प्रकार लिखा हुआ रहे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाइऑक्साइड। यानी कार्बन का चिन्ह क्या होता है? सी होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। कैसे O2 होता है हम वो भी आपको बता चुके हैं। अब जब जलाएंगे तो CO2 प्राप्त होगा। और CO2 कैसे बना कार्बन डाइऑक्साइड के बदले, वो भी हम आपको बता चुके हैं कंपाउंड फॉर्मूलेटिंग में। तो आप पहले वो सब पढ़ लीजिए, इसके बाद इसमें आइए, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए ये तो हो गया, आपको केमिकल रिएक्शन भी आ गया, केमिकल रिएक्शन के प्रकार भी आ गया, कंपाउंड को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है वो भी आ गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है केमिकल इक्वेशन, वो भी लिखना आ गया। अब मेन चीज़ आता है कि केमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिखे, अगर कहीं पे आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम चल रहा है, क्या चल रहा है? एग्ज़ाम चल रहा है, और आप ये चीज़ लिख के आ गए कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जल, और उसके बदले अगर आप एक रासायनिक समीकरण लिख के आए H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या? H2O, तो क्या ये हमारा सही उत्तर है? क्या ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे, क्या ये हमारा सही है? हम जितना सारा केमिकल इक्वेशन लिखाएं आप सबको, क्या सब सही है? एक तरफ से बोल सकते हैं हाँ सही है, क्या सब ब्लैंक्स है? तो आप बोलेगा नहीं, ब्लैंक्स नहीं है। और जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे केमिकल इक्वेशन कहीं पर भी, उदाहरण के तौर पर भी अगर कहीं पे लिख रहे हैं, तो आप लोग यहीं तक छोड़ के मत आइएगा, इसको बैलेंस करके आइएगा, मतलब कि संतुलित करके आइएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। क्या जानेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार क्या जानेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए जैसे कि हम लोग हर वक्त यही चीज़ लिख रहे थे ना, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। क्या जानना होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग उसे कहेंगे जिसमें इस तरफ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और इसको उत्पाद कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होगा? समान होगा। परमाणुओं की संख्या समान होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरफ, यानी कि अभिकारक, रिएक्टेंट क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? REACT, रिएक्टेंट, और इसे प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए रिएक्टेंट में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में भी क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम है? तो आप बोलेगा 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2, इसमें 2 है, और इधर ऑक्सीजन का कुछ नहीं, मतलब 1। तो क्या दोनों तरफ समान है? तो आप बोलेगा ये तो समान है लेकिन ये समान नहीं है, तो इसको समान करना पड़ेगा। और एक चीज़ समझ लीजिए, जब अभी हम लोग इसको अगर समान करें, क्या करें?
समान करें। आप यहाँ पे 2 नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे 2 नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे 2 दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको जब बैलेंसिंग कीजिएगा तो आपको हर वक्त कंपाउंड हो या एलिमेंट हो उसके पहले कुछ भी संख्या आप लिख सकते हैं, 1 से लेके जितना मर्जी आ जाए। तो देखिए हमें ओ कितना करना होगा, यहाँ पे 2 है, मतलब इधर भी कितना करना होगा, 2 करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 दिए। इस 2 का मतलब है कि ये 2 इसके साथ भी गुना है और ये 2 इसके साथ भी गुना है। मतलब ओ कितना हो गया, ओ हो गया हमारा 2, जो कि इस तरफ के साथ क्या आ गया, पूरा बैलेंस हो गया। लेकिन एच कितना हो गया, देखिए इधर तो 2 था लेकिन इधर हो गया 2 दूना 4, एच क्या हो गया 2। इस 2 का मतलब क्या होता है, पूरा के साथ गुना होता है। तो एच कितना आ गया 4, लेकिन इधर एच कितना है 2 है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 दे दिए तो 2 दूना 4 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर सभी मतलब दोनों तरफ को देखिए, इस तरफ एच आ गया 4, ओ आ गया 2। इस तरफ भी देखिए एच आ गया 2 दूना 4 और ओ आ गया 2। इसी प्रकार अगर हम लोग C प्लस O2 इक्वल टू CO2 जो होता है इसको देखेंगे, इसमें इस तरफ O कितना है 2 है, इस तरफ भी O कितना है 2 है। ये जो O 2 है ये इस तत्व का है, इसका नहीं है। इसके बाद अगर कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है। यहाँ पर C कितना है 1 है, यहाँ पर भी C 1 है। तो ये पहले से क्या है, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। तो बच्चों आज की कक्षा हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको समझ में आया, अगर आप लोग सबसे पहली बात, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें तो दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।